जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है साइंस के इस महा एपिसोड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आपका ये महासीरीज चल रहा है सामाजिक विज्ञान और साइंस का, जिसमें लगभग 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा और एग्ज़ाम में आपको उसी में से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी भी हो सकती है क्योंकि आज तबीयत मेरा ठीक नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, प्यारा सा कमेंट आप लोग करते रहिएगा, लाइक एंड शेयर मारते रहिए और आंसर देते रहिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर आज मॉडल सेट दूसरा के हम पढ़ते हैं। पहला मॉडल सेट आपका ख़त्म हो चुका है, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से हम मेन जो 60 ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट करा दिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं, मॉडल सेट 2 का है, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं। कहा है कि किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपके पास ऑप्शन है समतल दर्पण का, बी में है अवतल दर्पण और सी में है उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, आप याद रखिएगा, ऋणात्मक कहेगा भाई जी दर्पण में तो अवतल होगा, धनात्मक कहेगा तो उत्तल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रहेगा। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि किस दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, मतलब दर्पण के एक दर्पण है उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। ए आर बराबर एफ बटा 3, ये तो आप पढ़े नहीं होंगे, यही है यो नहीं है। आर बराबर एफ बटा 6 है, नहीं है, ये भी नहीं है। एफ बराबर आर बटा 2, ये लगता है देखे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर बटा 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। ये आप लोग सिद्ध करने के लिए भी देखेंगे, यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, हम प्रूव करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमने जो आंख से देखते हैं उसका न्यूनतम दूरी, अल्पतम का मतलब हुआ सबसे कम दूरी क्या है, यानी कितना दूर तक के वस्तु को सबसे कम दूरी में हम देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती मार देते हैं। 25 सगरो देख लेता है, या तो 25 मीटर में मार देगा या तो 2.5 सेंटीमीटर में मार देगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपको इससे अल्पतम दूरी पूछा है, अल्पतम का मतलब न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब एकदम कम। तो सबसे कम दूरी जो होता है कितना होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यही आपसे अधिक में पूछ देता ना भाई जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिक में आपसे पूछता तो आप यही चीज़ को बताते हैं कि क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सुस्पष्ट देखने के लिए अल्पतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितना है? तो अनंत है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में भी पूछा गया कई बार प्रश्न है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया गया है। कहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हवा का, बी में जल का, सी में सीसा के हीरा। चारों में से कौन होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक? तो देखिए, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अपवर्तन चैप्टर से है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब क्या है अपवर्तनांक है वो किसका है? हीरा का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ने कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकता है। प्रश्न कहा गया है कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण जो है, ठीक है, वो जो उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं, यानी गुजारने से सबसे कम झुकाव होता है। मतलब एक प्रिज्म है इस प्रकार से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लौकता होगा तो ठीक है, प्रिज्म से हम गुजारेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? कौन सा ऐसा रंग है? वर्ण के मतलब यहाँ रंग हुआ, ठीक है। तो किस रंग का होता है? आपके पास ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी, बी में दिया गया है नीला, सी में दिया गया है हरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर चूज करिए और कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर भाई जी होगा बैगनी, ठीक है। इसका कम झुकाव होता है, प्रिज्म से गुजारते हैं जब श्वेत प्रकाश के। तो बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया निकट दृष्टि दोष
मतलब निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है हमारे आंखों के अंदर तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब हम सुधार मतलब आंख को चेक करवाते हैं, मान लीजिए हमको निकट दृष्टि दोष निकला, तो निकट दृष्टि दोष होता है तो हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? आपको से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया गया अवतल लेंस, ठीक है, ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में दोनों दिया गया है। आपके पास 3 ऑप्शन है, चूज कीजिए कि निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते रहिए आंसर, ताकि अपने आप को पता चले, आपका रियलिटी पता चले कि हाँ हम कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक लगभग हम 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। 5 में से कितने लोग 5 में 5 सही मारे हैं? 5 में से 5 सही कितने लोग मारे हैं? चलिए 5 में से 5 सही कितने लोग मारे हैं, फटाफट आप लोग बताइए। तो चलिए भाई जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो अवतल लेंस का। यदि दूरदृष्टि दोष पूछता तो उत्तल लेंस का। यहाँ तक 2 बात अब क्लियर हो गए कि जब हमको दूरदृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ तक कन्फर्म है? चलिए बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया चालक की लंबाई पर, बी में दिया गया चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में दिया गया चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी में दिया गया सभी। ना जाने ये प्रश्न 7वां जो है काज नहीं कितना बार पूछा गया, कम से कम भाई जी ये 7 से 8 बार पूछा गया प्रश्न है। 7 से 8 बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप ठोक लीजिए। इस साल के लिए भी आई है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किन किन बातों पर करता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, और इनमें से सभी पर। तो भाई जी ये जो विद्युत का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, तीनों बात पर निर्भर करता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। इसको इस क्वेश्चन को आप भी एकदम कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा सभी मार दीजिएगा, ठीक है। बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक बात देखे होंगे, देखें क्या होंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बात को समझा रहे हैं। जो ओम के नियम जब आप पढ़े होंगे भाई जी, तो ओम के नियम में आप पढ़े होंगे V बराबर IR। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जब R बराबर हम निकालेंगे, R को प्रतिरोध बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, तो I को ऊपर भेज दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा V/I। देखिए ये इसका संबंध हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए में है R बराबर V/I, बी में है R बराबर I/V, और सी में V बराबर I/R, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके में आप टेक आउट कर लीजिएगा। और 8 में से कितने लोगों ने कितना सही किया है, सब लोग अपना देखिए और कमेंट बॉक्स में छापिए कि हम इतना सही किए हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न में बोला गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा का चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वां की ओर, और 9वां को आप लोग सही से इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए कहा गया है यहाँ पे कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है सोडियम, बी में दिया गया यूरेनियम, और सी में दिया गया कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा कि किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? अभी हम बताए थे कि ऋणात्मक कहेगा तो अवतल लेंस, धनात्मक कहेगा उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। कहा दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मान लिया जाए आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो चुका है तो किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके पास दिया अवतल उत्तल दोनों। अभी हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष रहे तो अवतल, दूर दृष्टि दोष रहे तो उत्तल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मतलब हम लोग जब दाढ़ी बनाने जाते हैं सैलून में तो देखोगे बड़ा एकदम लगा हुआ रहता है, तो कौन सा दर्पण रहता है? आपके पास दिया गया नाम
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कौन सा दर्पण रहता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए और दोस्तों में शेयर मारते रहिए, ठीक है ना। तब आप अंदर से एक जोश जगेगा, जुनून जगेगा, और उस जोश जुनून के साथ आप लोग सही इसका टिक आउट आंसर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दाढ़ी बनाने में हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में हम किस लेंस का उपयोग लेंस बुला रहा है, दर्पण होगा। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जिस प्रकार से हम लोग पढ़ें कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, फिर हम बताएं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उसी प्रकार से समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है कि अनंत होती है कि 100 सेंटीमीटर होती है कि 10 सेंटीमीटर होती है? तो भाई जी एकदम माइंड में ठोक लीजिएगा कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा क्या होगा? अनंत होगा। फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होगा। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने, यहाँ तक बात समझ में आ रहा? कहा कि तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? आप लोग देखेंगे आसमान में तारा टिमटिमाता है, तो आसमान में तारा केकर कारण टिमटिमाता है? ऑप्शन दिया गया है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में दिया गया है परावर्तन, तो परावर्तन तो कभी होगा ही नहीं, नोट तो कभी होगा नहीं। कौन बच गया? तो वायुमंडलीय अपवर्तन बच गया। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारा टिमटिमाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक छापिए, दो प्रश्न, हम जो प्रश्न बोल रहे हैं उसका उत्तर आप छापिए। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब देखिएगा बाल्टी उल्टी में पानी लेकर उसको में सिक्का को डाल के देखिएगा, ऊपरे से इसे हुला के देखिएगा तो लगेगा कि ऊपरे उठा है सिक्का। तो किसके कारण होता है? किस घटना के कारण होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। आप लोग लिखते नहीं हो, लिखिए, तब पता चलेगा कि हाँ कौन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर उसका वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ। तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि मानव, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, मानव है यहाँ पे, ठीक है। मानव नेत्र के दृष्टि स्थायित्व कितनी सेकंड की है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि मतलब हम कोई वस्तु को देखें, जैसे आप हमको देख रहे हैं, ठीक, तो हमको देख रहे हैं तो आपको आंख में कितना देरी तक हमको प्रतिबिंब बनेगा, ये कह रहा है। अस्थायित्व का मतलब हुआ कितना देरी तक ठहरेगा तो आँखिया पर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 1/10 सेकेंड, 1/12 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे अनुसार तो लगता है ये कि 1/10 सेकेंड ही होगा। 1/10 सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। इसको में हम डॉट में है, बट मेरे अनुसार लगता है 1/10 सेकेंड ही होगा। ये 80% कन्फर्म्ड है। आप लोग इसका एक बार देख लीजिएगा, है कि नहीं। गलती इंसान से ही नहीं होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेरे अनुसार तो 1/10 सेकेंड ही होगा, ये राइट भी है। 80% मतलब हमको ज़्यादा चांस है 80% से प्लस कि 1/10 सेकेंड ही होगा, ठीक है। इसका एक बार आप लोग भी उत्तर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने ऐसे 1/10 ही होगा, एकदम कन्फर्म है हम। कहा गया है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, दोनों तरह का, काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण। यहाँ पे हमसे कहा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है भाई जी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आज आप लोगों को पता होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो देखिए, तो उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। तो देखिए, सीधा सीधा वाला ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। चलिए, तब बी तो ऐसे ही छट गया, उल्टा आ गया, काम एकर खत्म। अब हमको ये देखना है, गाड़ी उड़ी में देखे होंगे आप लोग, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दिया जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो साइड मिरर में देखे होंगे आप लोग, कितना बड़ा क्षेत्र रहेगा ना। जैसे एक ऐनक ला के हम दिखाएं, जब मान लीजिए ये ऐनक है, इसको अंदर देखेंगे तो कितना बड़ा इन्हें क्षेत्र रहेगा, ये पूरा एक अंदर बन जाता है फिगर, है कि नहीं। तो यहाँ पर आया है आवर्धित और एक आया है हाश्रित। तो दोनों बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आवर्धित के मतलब हुआ भाई जी, आवर्धित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है बहुत फेमस शब्द है। आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा, और हार्षित का मतलब हुआ भाई जी, हार्षित का मतलब हुआ छोटा। हार्षित का मतलब क्या हुआ? छोटा हुआ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आवर्धित मतलब बड़ा और हार्षित मतलब छोटा। ये जो उत्तल दर्पण है,
ठीक है। उत्तल दर्पण जो है सीधा भी बनाता है और बहुत छोटा बनाता है, बड़े क्षेत्र को छोटा क्षेत्र में कन्वर्ट कर देता है, यानी हर्षित होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई जी, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि 16 प्रश्न आप लोग समझ गए हो अच्छी तरीक़ा से। ये बात के नोट कर लीजिएगा कहीं, अवर्धित और हर्षित, अवर्धित का मतलब बड़ा और हर्षित का मतलब छोटा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ताकि याद करने के लिए हो जाए। नहीं होगा तो कॉपी में 5 वाला में लिखते चलिएगा ना, उसी में से देखते चलिएगा। एग्जाम नज़दीक आएगा, देखते रहिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम यहीं क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 17वां में कि अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है क्या होता है, v बटा यू होता है कि v इंटू यू होता है कि u बटा v होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, v बटा यू होता है। v बटा क्या होता है, u होता है। शायद यहाँ पे माइनस भी दे देता है, शायद ऐसा ऑप्शन में, लेकिन नहीं दिया गया है, सिर्फ v बटा यू ही दिया गया है। तो क्या होगा, v बटा यू होगा। उसके बाद देखिए कहा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, जल से लेंस बना सकते हैं, कांच से भी लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आपको हम बताए थे पिछले वाला भी वीडियो में। कहिएगा कि एक ही प्रश्न को कितना बार कराइएगा, एक ही प्रश्न को, हाँ एक ही प्रश्न को बार बार कराएंगे ताकि एकदम माइंड में सेटअप रहे। ठीक है ना, देखिए कहा गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप आँख मूनिएगा मार दीजिएगा, आँख मूनिएगा मार दीजिएगा, है कि नहीं। आँख मून के इसमें मारे वाला प्रश्न है, कितना है जी, तो 2 है। चलिए आगे कहा गया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है कॉर्निया, नहीं जी, पुतली, नहीं जी, उसके बाद रेटिना। इसका सही उत्तर रेटिना, या इसका कभी कभी दे रहता है दृष्ट पटल, जबकि हम कल वीडियो में बताए थे दृष्ट पटल बोले थे, है कि नहीं, पटल, दृष्ट पटल। रेटिना को दृष्ट पटल भी बोलते हैं जिस पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेटिना या दृष्ट पटल। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि हमारे घरों में, हम लोग के घर में जो विद्युत धारा आती है, बिजली आती है, कितना वोल्ट का आता है। ऑप्शन दिया गया आपको 220 वोल्ट दृष्ट धारा, फिर दिया गया 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। कौन इसका सही उत्तर होगा, जरा कमेंट बॉक्स में छापिए तो आप लोग फटाफट। ये भी आंख मूंदते ही मारने वाला क्वेश्चन है, कम से कम भाई जी ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखिएगा कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा इसका सही उत्तर होगा। हमारे घरों में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा आता है। ठीक है, बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना को हम बोलते हैं। ठीक है, इसका CaO होगा। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन सा पदार्थ है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये टफ है, जरा देखिए, एक हम ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखिएगा। एक अनिल, ठीक है, अनिल के बाद सालनी, ठीक है, छालनी याद रखिएगा। देखिए आ से हुआ भाई जी आम्ल, नी से नीला, ला से लाल, तो आम्ल जो है नीला को लाल करेगा। छालनी, छ से छार, ला से लाल, नी से नीला, छ से छार, ला से लाल, नी से नीला, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, क्षार, और नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो आम्ल। ठीक है, तो नीला लिटमस को लाल कर देगा आम्ल और लाल को नीला कर देगा क्षार। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त की संख्या हम कल ही आपको बताए थे कि 17 होता है। यदि वर्ग की संख्या पूछता तो 18 होता है। वर्ग की संख्या कितना होता है, 18 होता है। आवर्त की संख्या आपसे पूछा गया है, तो आवर्त की संख्या यहाँ पे कितना है, 7 है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में, और नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही तो बोल ही दिए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है, ज़्यादा देर आज क्लास नहीं ले पाएंगे। देखिए आप लोग से एक
मतलब सजेशन लेना चाह रहे हैं कि कल के जो क्लास है वो कल की क्लास में आपको हम जो ये क्या है आपदा संबंधित आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है उसको समाप्त कर दें। 8 अंक का प्रश्न आपको आता है कि आपदा प्रबंधन से आपको 8 अंक का पूछा जाएगा। तो कल का जो वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं होगा, कल का जो वीडियो होगा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड वीडियो होगा। ठीक है, कल हम आपको आपदा प्रबंधन अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करा देंगे क्योंकि ये 8 मार्क का पूछता है और 8 मार्क आप आसानी से हासिल कर सकते हो आपदा प्रबंधन पढ़ के ज्योग्राफी में। ठीक है, तो कल की क्लास भाई जी होगा आपदा प्रबंधन का। आप लोग जितना भी जुड़े हैं या जितना भी देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि 8 अंक की सवाल है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए।